नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनायक कोचिंग पलसाना में। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस को लेकर। पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक ले रहे हैं, प्रस्तावना। इस टॉपिक को मैंने इस तरीके से तैयार किया है, इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को कि आप लोग जो आपके आने वाली जितनी भी कंपटीशन एग्जाम है उनके अंदर आप जब जाएंगे एग्जाम देने तो आपके लिए उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। जो मैंने पढ़ाया है उसको पढ़ लेना, उसके बाद आपको किसी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत अच्छी तरीके से इसको मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और बहुत अच्छे से समझाऊंगा इस टॉपिक के बारे में। देखिए, अपन बात करने वाले हैं आज अपने जो टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का, प्रस्तावना, या इसको बोल सकते हैं अपन प्रेम्बल या प्रस्तावना के बारे में आज पढ़ने वाले हैं अपन। देखिए, प्रस्तावना क्या है, किसे कहेंगे प्रस्तावना, कहाँ से आई प्रस्तावना, किसको बोलेंगे प्रस्तावना, कैसे बनी अपने देश के संविधान की प्रस्तावना, वो सारी बातें करने वाले हैं। कब बनकर तैयार हुई, कब लागू हुई प्रस्तावना के बारे में किस संविधान विशेषज्ञ ने क्या कहा, वो सारी की सारी बातें आज अपन करने वाले हैं प्रस्तावना के बारे में। तो यहाँ देखो, प्रस्तावना जो है आपकी, ये प्रस्तावना सबसे पहले अगर बात करें तो प्रस्तावना देखो हमारे वर्ल्ड के अंदर बात करते हैं विश्व में, तो सबसे पहले आई अमेरिका के संविधान में। सबसे पहले जो ये प्रस्तावना है वो देन है किसकी, अमेरिका के संविधान की। अमेरिका का जो संविधान था वो लागू हुआ था 4 मार्च 1789 को। सबसे पहला लिखित संविधान है अमेरिका का। और लिखित संविधान में हम बात करेंगे प्रस्तावना की, तो देखो अमेरिका के संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना ली गई थी और ये प्रस्तावना लिखी गई थी 4 मार्च 1789 जब संविधान लागू हुआ अमेरिका का उस समय। उसके बाद वहां से कई देशों ने इस प्रस्तावना को अपनाया, उनमें हमारा देश भारत भी एक है। भारत ने भी प्रस्तावना को अपन, जब हमारे को क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान में जो प्रस्तावना वो हमने कहाँ से ली, तो हम उसका उत्तर देंगे अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका के संविधान से ही सभी देशों ने ये प्रस्तावना अपनाई है, क्योंकि अमेरिका का संविधान सबसे पहला लिखित संविधान है जिसमें प्रस्तावना को अपनाया गया था। तो भारत में देखो संविधान में प्रस्तावना को किस प्रकार से अपनाया गया। प्रस्तावना देखो क्या है, जैसे आप लोग कई बार अपनी जब बुक खोलते हो आप, तो बुक के अंदर आप देखेंगे पहला पेज खोला, दूसरे पेज पर लिखा हुआ आ गया क्या, प्रस्तावना। तो उसमें क्या लिखा हुआ आता है, उसमें लिखा हुआ आता है कि इस बुक के अंदर इसके लिखने के क्या उद्देश्य हैं और इस बुक में क्या लिखा हुआ है, राइटर है वो इसमें क्या लिखना चाह रहा है, वो सारी बातें जो उद्देश्य है, उसका महत्व है या उसका अर्थ है, वो कंप्लीट उस प्रस्तावना में दिया होता है। ठीक वैसे ही संविधान में भी जो है प्रस्तावना है उसको इस प्रकार से शामिल किया गया है कि संविधान के क्या उद्देश्य होंगे, संविधान को क्यों बनाया गया है, इसमें कैसे रूल होंगे और किस उद्देश्य से इसको तैयार किया गया है, ये सारी बातें प्रस्तावना में की जाती हैं। तो हमारे देश में प्रस्तावना है वो कहाँ से आई, कैसे बनी, कैसे बनकर तैयार हुई, तो अपन बात करते हैं। देखो, हमारा देश का जो संविधान है उसको बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। सबसे पहले संविधान सभा का जो गठन किया गया वो किया गया जुलाई 1946 में। उसके बाद देखो, जुलाई 1946 में संविधान सभा गठन होने के बाद 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उनको अस्थायी तौर से अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि वो सबसे वरिष्ठ आदमी थे, इसलिए उनको अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, और उस दिन हमारे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और वो बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चलकर देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। इनको संविधान सभा का जो है स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद देखो, 13 दिसंबर 1946 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो एक उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए संविधान सभा के सामने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए संविधान सभा के सामने। उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा और उस उद्देश्य प्रस्ताव को हमारी जो संविधान सभा है उसने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है यही आगे चल करके हमारा जो संविधान है उसकी प्रस्तावना बना।
और ये हमारे कंप्लीट संविधान को लागू होने के बाद में इसको प्रस्तावना को अपनाया गया हमारे संविधान में। तो जो हमारा संविधान है उसमें जो प्रस्तावना है वो कहाँ से आई, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो अपना उद्देश्य प्रस्ताव रखा था 13 दिसंबर 1946 को, वही आगे चलकर अपने देश के संविधान की क्या बनी, प्रस्तावना। अब बात करते हैं अपन कि जो हमारी प्रस्तावना है उसके बारे में जो अलग अलग संविधान विशेषज्ञ हैं उन्होंने क्या क्या कहा है। देखो तो अब बात करते हैं, देखो सबसे पहले कि अलग अलग जो राइटर थे उन्होंने अलग अलग विचारक जो थे उन्होंने अलग अलग परिभाषा दी, इसके बारे में अलग अलग बातें कही। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, पहले जो संविधान विशेषज्ञ हैं सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप, यहां से भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सुभाष कश्यप जो हैं उन्होंने जो हमारे संविधान की प्रस्तावना उसको क्या कहा। देखो सुभाष कश्यप ने कहा कि जो संविधान की प्रस्तावना है, संविधान एक शरीर है। उन्होंने ये कहा कि संविधान एक अपने आप में एक शरीर है, प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना उसकी आत्मा है। पहली बात तो ये कही उन्होंने, संविधान एक शरीर है और प्रस्तावना उसकी आत्मा है। उसके बाद में उन्होंने दूसरी बात और कही, इन्होंने ही दूसरी बात ये कही उन्होंने कि जो आपकी प्रस्तावना है, प्रस्तावना आधार है, मतलब नींव है, और संविधान उस पर खड़ी एक अट्टालिका है। संविधान उस पर खड़ी एक अट्टालिका है। संविधान उस पर खड़ी एक अट्टालिका है, ये उन्होंने कहा। मतलब प्रस्तावना जो है वो एक आधार मतलब नींव है, और संविधान जो है वो उस पर खड़ी एक अट्टालिका मतलब एक इमारत है। इस प्रकार से उन्होंने दो बात कही थी सुभाष कश्यप ने। तो कई बार पूछ लेता है, ऑप्शन में दिया आपको कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो वहां पर अपन कहेंगे सुभाष कश्यप भी हैं, उसके अलावा अन्य भी बात करेंगे। तो वो ऑप्शन को देख करके आंसर देना होता है अपने को। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे दूसरे जो राइटर हैं, दूसरे राइटर की बात करें तो अपन बात करते हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये जो हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो साहब हैं, उन्होंने हमारे संविधान की प्रस्तावना के बारे में क्या कहा उसकी बात करते हैं अपन। तो इन्होंने कहा था हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा कहा, संविधान की आत्मा कहा इन्होंने। देखो उन्होंने भी कहा, सुभाष कश्यप ने भी, और जो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर था उन्होंने भी संविधान की आत्मा कहा। साथ ही उन्होंने एक लाइन और कही इसके लिए, वो ये कहा कि यह मतलब प्रस्तावना, यह हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ये बात उन्होंने कही। देखो प्रस्तावना के लिए कई बार क्वेश्चन में आता है हमारे प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, यह किस संविधान विशेषज्ञ ने कहा, तो ये कहा था अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। और साथ में इन्होंने संविधान की आत्मा भी कहा है प्रस्तावना को। उसके बाद बात करते हैं अपन, तो आगे बात करते हैं आपके डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव, इन्होंने हमारी जो प्रस्तावना है उसके बारे में क्या कहा उसकी बात करें तो देखो ठाकुरदास जो भार्गव थे उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में अलग अलग बातें कही हैं। उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, उसके साथ ही उन्होंने संविधान का आभूषण कहा, संविधान का आभूषण, और साथ में उन्होंने देखो तीसरी बात ये कही कि प्रस्तावना जो है वो अति सुंदर गद्य एवं पद्य है। और उसके साथ ही चौथी बात इन्होंने कही, वो ये कही कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का सम्मानित भाग है, सम्मानित भाग है। देखिए अपन ने तीन राइटरों के बारे में पढ़ा। भी सुभाष कश्यप ने कहा प्रस्तावना के बारे में
कि प्रस्तावना है वो संविधान का शरीर है, संविधान जो है वो शरीर है और प्रस्तावना उसकी आत्मा है। तो इसका मतलब सुभाष कश्यप ने संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा? आत्मा। और प्रस्तावना आधार है और संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका, ये विचार भी किसने दिया? सुभाष कश्यप ने। उसके बाद बात करते हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर की। तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो है, उन्होंने कहा संविधान की जो आत्मा, प्रस्तावना जो है वो संविधान की क्या है? आत्मा है। और यह मतलब प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। यह विचार भी किसने दिया था? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। उसके बाद अपन बात करते हैं डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव। इन्होंने 4 बातें कही थी प्रस्तावना के बारे में। देखो क्या क्या कहा उन्होंने। पहला कहा उन्होंने संविधान की आत्मा है प्रस्तावना। दूसरी बात कही उन्होंने संविधान का आभूषण है हमारी जो प्रस्तावना है वो। साथ में उन्होंने कहा कि अति सुंदर गद्य और पद्य है प्रस्तावना। और चौथी बात उन्होंने कही थी क्या? संविधान का सम्मानित भाग है प्रस्तावना। इसके बाद में बात करते हैं अपन अगले राइटर की, अगले जो संविधान विशेषज्ञ हैं उनकी। तो वो देखो क्या कहते हैं। अगला संविधान विशेषज्ञ ले रहे हैं हम नंबर 4, डॉक्टर के.एम. मुंशी का नाम सुना होगा आपने। के.एम. मुंशी, डॉक्टर के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी जो हैं उन्होंने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा? तो इसकी बात करें तो ये तो लगभग आपको पता ही है। जो संविधान की प्रस्तावना है उसको राजनीतिक कुंडली, के.एम. मुंशी ने इसको क्या कहा? राजनीतिक कुंडली। संविधान की प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है, ये कहा है के.एम. मुंशी ने। उसके बाद 5वें राइटर की बात करते हैं, जो अभी आपके रेलवे की एग्जाम में पूछा गया था कि संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा? तो N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला जो हैं उन्होंने देखो क्या कहा प्रस्तावना को। उन्होंने प्रस्तावना को कहा कि ये संविधान का परिचय पत्र है। क्या कहा उन्होंने? संविधान का क्या बता दिया? परिचय पत्र। देखिए संविधान का परिचय पत्र N.A. पालकीवाला ने बताया। और जो अभी पीछे आपकी एग्जाम लगी थी रेलवे की, उस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था आपके सामने। और इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार ये क्वेश्चन भी आया कि राजनीतिक कुंडली किसने कहा, कई बार आता है संविधान की प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा। उसके बाद अपन बात करते हैं 6ठे राइटर की, और वो करते हैं अर्नेस्ट बार्कर। अर्नेस्ट बार्कर जो हैं उन्होंने क्या कहा प्रस्तावना को, हमारे देश की प्रस्तावना को? अर्नेस्ट बार्कर महोदय ने ये कहा है कि हमारे देश की जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक कुंजी नोट है। उन्होंने संविधान का क्या बताया इसको? संविधान का कुंजी नोट। ये प्रस्तावना के बारे में कहा किसने? हमारे जो अर्नेस्ट बार्कर जो राइटर हैं, विचारक के संविधान विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ये कहा कि संविधान का कुंजी नोट है या संविधान की कुंजी है, ये बात कही। और साथ में ये भी कहा कि विश्व की जो सभी प्रस्तावनाएं हैं उनमें सबसे सुंदर प्रस्तावना भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। ये भी इन्हीं जो संविधान विशेषज्ञ हैं इनके द्वारा ही कहा गया है। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं हमारी जो प्रस्तावना है उसमें क्या लिखा गया है। देखो मैंने आपको 6 राइटर जो हैं, 6 संविधान विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा हमारी प्रस्तावना के बारे में कही गई अलग अलग बातें बताई हैं। और इनमें से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे इसका कि जो अपने अलग अलग राइटर हैं उन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले अपन ने बात की थी सुभाष कश्यप की। सुभाष कश्यप ने संविधान को जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा कहा है। और साथ में ही उन्होंने कहा है कि संविधान एक शरीर है, और साथ में ही जो संविधान का जो प्रस्तावना है वो उसकी क्या है? आत्मा है, ये भी बताया। और उसके साथ ही कहा कि प्रस्तावना आधार है और जो संविधान है उस पर खड़ी एक अट्टालिका है। उसके बाद अपन ने बात की अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर की। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा और साथ में ये कहा कि यह हमारे दीर्घकालीन सपनों का एक विचार है। किसने कहा? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। उसके बाद में बात करते हैं अपन, तो तीसरा राइटर आपने पढ़ा, वो पढ़ा आपने कौन सा? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के बाद में डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव। तो जो ठाकुरदास भार्गव जो थे उन्होंने 4 बातें कही थी प्रस्तावना के बारे में। पहली कही कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना संविधान का आभूषण है, प्रस्तावना संविधान का अति सुंदर गद्य पद्य भाग है, और साथ में उन्होंने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का, आपका जो संविधान है उसका सम्मानित भाग है।
उसके बाद में अपन बात की अपने चौथे जो राइटर थे उनकी, चौथे जो संविधान विशेषज्ञ थे उनकी, उन्होंने, ये है के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने कहा है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की एक राजनीतिक कुंडली के रूप में जाना जाता है प्रस्तावना को। और जो एन.ए. पालकीवाला थे उन्होंने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा। और बात करते हैं अर्नेस्ट बार्कर की। अर्नेस्ट बार्कर ने संविधान को, जो संविधान का कुंजी नोट है वो कहा है प्रस्तावना को। उसके बाद अपन बात करते हैं अपने देश की प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है प्रस्तावना में, क्या लिखा गया है प्रस्तावना में, वो सारी बातें करते हैं। अब उसमें देखो प्रस्तावना में आपके लिए क्या लिखा गया है। हमारे देश की प्रस्तावना में सबसे पहले लिखा गया है, देखो, हम भारत के लोग, सबसे पहला शब्द लिखा गया है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। देखो ये जो प्रस्तावना में ये जो शब्द है ये हमने अमेरिका से लिया है, हम भारत के लोग। तो ये प्रस्तावना जो अमेरिका की प्रस्तावना है उसमें भी लिखा गया है हम अमेरिका के लोग, इंग्लिश में लिखा हुआ वहां पर। तो वैसे ठीक हमने यहाँ हिंदी में लिया है हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग। उसके बाद लिखा है इसमें हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये जो दोनों शब्द बाद में जोड़े गए थे, शुरू में प्रस्तावना में नहीं थे, मूल प्रस्तावना में, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को, देखिए उसके बाद में क्या बोल रहा है, नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार की न्याय की बात की है इसमें प्रस्तावना में, कि हम भारत के नागरिकों को 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके साथ ही बोला है स्वतंत्रता की बात की आगे, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। उसके बाद लिखा है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए
बढ़ाने के लिए। उसके बाद लिखा है नीचे, दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी और संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, आत्मर्पित और अधिनियमित करते हैं। ये सारा इस प्रस्तावना में लिखा हुआ है। हम बात करते हैं, देखो यहां से, हम भारत के लोग, इसका क्या मतलब है, हम भारत के लोग से क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है इसको लिखने का, या क्या इसका अर्थ निकलता है। तो देखो इसमें दो अर्थ निकलते हैं। सबसे पहली बात तो, पहला अर्थ तो ये निकलता है कि हम भारत के लोगों ने, सबने मिलकर के संविधान को तैयार किया है। दूसरा अर्थ जो निकलता है वो यह निकलता है कि जो संपूर्ण शक्ति है वो भारत की जनता में है। और कई बार क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में कि भारत की जो अंतिम सत्ता है वो किस में निहित है, तो वहां पर संविधान भी आता है और जनता भी आता है। तो अंतिम जो सत्ता है वो किस में निहित है, अंतिम शक्ति जनता में। तो यहाँ दो अर्थ निकलते हैं हम भारत के लोग का, कि हम भारत के लोगों ने मिलकर के ये संविधान बनाया है। और साथ में देखो, संविधान सभा में जो व्यक्ति थे वो प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं चुने हुए थे जनता द्वारा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने हुए व्यक्तियों द्वारा बनाया गया संविधान है। तो हम भारत के लोग, इसके दो अर्थ हैं। एक पहला ये कि भारत की जो संपूर्ण शक्ति जो है, अंतिम सत्ता जो है वो है जनता में, और भारत के लोगों के द्वारा ये संविधान बनाया गया। उसके बाद लिखा है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखो यहाँ पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो यहां देखो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वो देश होता है जिसके अंदर आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की स्वतंत्र, खुद में सविवेक की शक्ति हो, या अपने जो आंतरिक मामले हैं या बाह्य मामले हैं उन सब में वो खुद अपने विवेक से निर्णय लेता है। तो भारत को देखो क्या बनाने के लिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व है ऐसा देश बनाने के लिए जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वयं डिसीजन लेगा, स्वयं निर्णय लेगा, किसी कोई बाह्य शक्ति का दबाव नहीं होगा। उसके बाद लिखा है समाजवादी पंथ निरपेक्ष। देखो ये दो शब्द हैं वो इस आपने अपनी जो प्रस्तावना है उसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। समाजवादी पंथ निरपेक्ष, देखो समाजवादी का मतलब है जो अपने जितने भी उत्पादन के साधन हैं, इनकम के स्रोत हैं, उन पर सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकार भी हो और साथ में जनता का भी हो। हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है जिसमें केवल सार्वजनिक संसाधन भी है और साथ में ही अपने जो जनता और सरकार दोनों के मिलकर के सार्वजनिक दोनों कमांड में भी है। तो इस प्रकार से लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। पंथ निरपेक्ष की बात करें तो पंथ निरपेक्ष वह देश होता है जो किसी धर्म विशेष को मान्यता प्रदान नहीं करता है। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, हमारा देश है भारत, झंडा अपना तिरंगा, लेकिन अपने कभी ये नहीं पढ़ा होगा आपने कि हमारे देश का धर्म हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई, कोई धर्म नहीं दिया। कई कंट्री ऐसी हैं जो अपने देश का धर्म भी निर्धारित करती हैं, लेकिन भारत को एक ऐसा बनाया गया है, पंथ निरपेक्ष है ये कि सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाला देश है, सभी धर्मों को साथ लेकर चलेगा और किसी भी धर्म विशेष को मान्यता प्रदान नहीं करेगा, किसी भी धर्म को मान्यता प्रदान नहीं करता है। उसके बाद में बात कर रहा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखो लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब क्या होता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्र मतलब लोक यानी जनता, तंत्र जनता का तंत्र, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ऐसा देश जिसका शासनाध्यक्ष, जैसे अपने यहाँ पर शासनाध्यक्ष है राष्ट्रपति, तो ऐसा देश जहाँ पर शासनाध्यक्ष, गणराज्य किसको बोलते हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य किस देश को बोला जाता है, लोकतांत्रिक गणराज्य उस देश को कहा जाता है जिसका शासनाध्यक्ष जो है वो एक निश्चित समय के लिए निर्वाचित होता है जनता के द्वारा, तो उसे लोकतांत्रिक गणराज्य कहेंगे। ऐसे नहीं कि राजा का बेटा राजा बना फिर उसका बेटा फिर राजा बन गया, तो वो तो हो गया आपका राजतंत्र। लेकिन ये बात कर रहा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य की, तो लोकतंत्रात्मक जो गणराज्य है उसके अंतर्गत किसी राष्ट्र का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो निश्चित समय के लिए निर्वाचित होता है और जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं अपन, देखो यहाँ पर न्याय की, तो आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि या तो इनका क्रम पूछ लेगा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख किस प्रकार से किया गया है, कौन कौन सी न्याय दी गई है। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और तीनों न्याय जो हैं इनकी बात की गई है। सामाजिक न्याय का मतलब यही है
कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को काम करने का अधिकार हो, उसके पास आय के स्रोत हो, उसको भी प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान साथ लेकर के चला जाए, तो सामाजिक आर्थिक न्याय, सबको समानता मिले और जो आपकी गरीबी और अमीरी है उसका अंतर मिटाते हुए देश कार्य करेगा। उसके साथ ही राजनीतिक न्याय की बात करें तो राजनीतिक न्याय का मतलब है कि सभी लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, उसके साथ ही सभी को वोट डालने का अधिकार है। तो ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? राजनीतिक न्याय के अंतर्गत। उसके बाद बात करते हैं विचार। देखो स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, या पूछ लिया गया कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो यहाँ 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन सी स्वतंत्रता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो यहाँ पर विचार, अपने अपने विचार रखने का अधिकार है। अभिव्यक्ति, अपने जो भी अंदर है उसको बाहर व्यक्त करने, लोगों के सामने व्यक्त करने का अधिकार है, समाचार पत्र के द्वारा, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। विश्वास, सब अपना अपना विश्वास अलग अलग तरीके से, भाई जैसे किसी भी धर्म को आप अपना रहे हो तो आपका विश्वास है उसमें, और आप उस धर्म को अपनाने की जो आपकी तरीका है वो कौन सा है, आप मंदिर जा रहे हैं या मस्जिद में जा रहे हैं या फिर पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी विश्वास है आपका वो आपको रखने का स्वतंत्रता है। धर्म, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, यह आपके पास स्वतंत्रता है। उपासना की स्वतंत्रता है, कैसे भी आप उपासना कर सकते हैं अपने धर्म की। और उसके साथ ही देखो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 समानताओं की बात की है, प्रतिष्ठा और अवसर की। तो आपको कभी पूछे कि संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन सी समानताओं की बात कही गई है, तो वहां पर आपको बताना है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। उसके बाद बात करते हैं इन सबको देखो प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की क्या एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए अपन को क्या बनाना है? एक बंधुता बढ़ाने के लिए इस संविधान को लागू किया गया है। अब कभी कभी संविधान की जो आपकी तिथि है उसकी बात कर लेता है, तो तारीख 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ। उसमें कुछ जो लागू नहीं हुआ, उसमें बनकर तैयार हुआ, जिसमें से कुछ संविधान के जो अनुच्छेद थे उनको उसी दिन अपना लिया गया। बाकी संविधान लागू हुआ हमारा कब? 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद में इसमें देखो लिखा हुआ है आत्मर्पित, अंगीकृत और अधिनियमित किया जाता है, ये लिखा हुआ है। और अगर अपन उस तिथि की बात करें तो मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत जो बात करते हैं तो 2006 में हमारा संविधान बनकर के क्या हुआ, ये बनकर क्या हुआ था? तैयार। और उसके बाद हम बात करते हैं संविधान के अंदर जो प्रस्तावना है उसमें मूल प्रस्तावना में आपका जो संशोधन है वो किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। उसकी बात करें तो हमारे सामने 2 मामले ऐसे आए हुए हैं। एक तो है आपका बेरुवाड़ी विवाद और दूसरा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। सबसे पहले बात करें कि प्रस्तावना में जो है संशोधन होगा या नहीं होगा, इसको लेकर के पहला विवाद जो आया था, पहला वाद जो आया था वो आया था 1960 में। 1960 में ये वाद आया बेरुवाड़ी वाद, इस नाम से जाना जाता है इसको, बेरुवाड़ी वाद। बेरुवाड़ी वाद जो है, इस वाद में हमारा जो न्यायपालिका है या न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसने फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरुवाड़ी वाद में हमारी जो अपना जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने ये फैसला दिया कि संविधान जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। उसके बाद देखो बात करते हैं 1973 की। 1973 में एक मामला आया फिर से कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में, और वो मामला आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये मामला जब आया कोर्ट में तो उस समय हमारे जो सुप्रीम कोर्ट था उसमें सबसे बड़ी बेंच बैठी 13 व्यक्तियों की, 13 न्यायाधीश बैठे उसमें, और उस समय मुख्य न्यायाधीश थे AK सीकरी। उनकी अध्यक्षता में ये जो बेंच बैठी उसमें निर्णय दिया गया, डिसीजन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि हमारी जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी हो सकता है। उसके बाद हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया गया। आपने सुना होगा कि ये क्वेश्चन भी कई बार आता है एग्जाम में कि 42वां संविधान संशोधन
जिसको मिनी संविधान भी कहते हैं, 42वां संविधान संशोधन जो इंदिरा गांधी 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, और इस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उन्होंने संशोधन कराया संविधान में। और देखो इसको मिनी संविधान इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय बहुत सारे संशोधन किए गए, और इस संशोधन में एक संशोधन हमारी प्रस्तावना में भी हुआ, और प्रस्तावना में जब संशोधन किया गया तो वहां पर 3 शब्द जोड़े गए, और वो 3 शब्द कौन कौन से थे देखो, एक तो था समाजवाद, एक था पंथ निरपेक्ष, और तीसरा जो शब्द था वो था आपका अखंडता। 3 शब्दों को हमारी प्रस्तावना में शामिल किया गया। जो आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद आया 1973 में, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है और इसमें देखो संशोधन किया जा सकता है, ये फैसला दिया। उसके बाद में इंदिरा गांधी के समय 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, और उसमें हमारी जो प्रस्तावना उसमें 3 शब्द जोड़ दिए गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और उसके साथ ये क्या, अखंडता। ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। और हमारे जो संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो हम भारत के लोग, ये सब तो लिया गया अमेरिका से, बाकी प्रस्तावना जो है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और यहाँ पर अपन बात करते हैं तो मूल जो प्रस्तावना थी उसमें शब्दों की संख्या थी 85। उसके बाद में जब ये 3 शब्द जोड़ दिए गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, तो उस समय 3 शब्द और जोड़ने के बाद हमारी जो प्रस्तावना है उसके अंदर शब्दों की संख्या हो गई 88 शब्द हो गए। और बात करें भारत की तो देखो भारत जो शब्द है इसको प्रस्तावना में 2 बार लिखा गया है, एक बार हम भारत के और उसके बाद भारत को, दोनों बात साथ में लिखी गई। तो भारत शब्द का प्रयोग जो है वो उस प्रस्तावना में कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। व्यक्ति के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया है, आदमी के लिए, मनुष्य के लिए, एक तो व्यक्ति, एक नागरिक और एक लोग, ये 3 शब्द काम में लिए गए हैं। तो इस प्रकार से, और स्वतंत्रता की बात करें तो हमारे संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता ली गई है। और यदि अपन बात करें न्याय की तो 3 प्रकार की न्याय ली गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। और समानता की बात करें तो 2 प्रकार की समानता या 2 प्रकार की समता जो है वो हमारे प्रस्तावना में शामिल की गई है, और वो है कौन सी, आपकी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो इस प्रकार से हम बात कर रहे थे प्रस्तावना की। तो दोस्तों आज जो ये प्रस्तावना का चैप्टर आपको पढ़ाया गया वो समझ में आया होगा। इसके बाद हम फिर पॉलिटिकल साइंस का एक अगला टॉपिक, नया टॉपिक लेकर के आऊँगा, उपस्थित होऊंगा आपके सामने। तो आपको यदि पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शेयर ज़्यादा करें, आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, तो आप ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। उसके साथ ही तब अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।